हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का लेसन नंबर 10 जिसका नाम है जैव अणु, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। और यही जो है क्लास 12 केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर है। इसके बाद लगभग इस महीने में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग 2-3-4-5 सालों को क्वेश्चन के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और इस तरीके से अभी से हम लोग एग्जाम की तैयारी में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का उसको पढ़ ले। और चैप्टर का नाम है जैव अणु। सभी जानते होंगे जैव अणु के बारे में कि जैव अणु क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैव अणु मुख्य रूप से वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की, हमारा जो शरीर होता है उनकी संरचना का आधार होते हैं। यानी इन्हीं जैव अणुओं से मिलकर हमारा शरीर जो होता है, हमारे शरीर की संरचना जो होती है वो होती है। ठीक है, जैव अणु बेटा मुख्य रूप से पेड़ पौधों और जंतुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है जैव अणु। देखिए क्या है जैव अणु। जैव अणु वे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवन के मूल आधार होते हैं और जो जीवों के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। ठीक है, और हमारे शरीर की संरचना इन्हीं से होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, फिर न्यूक्लिकम, ये सारी चीजें जो होती है ना बेटा जैव अणु के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, इसमें सबसे जो मुख्य बात है, सबसे जो मुख्य पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, वो है कार्बोहाइड्रेट। ये चैप्टर में बेटा मुख्य रूप से जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, ये बायो का चैप्टर है और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। जो मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं, मैथ पढ़ते हैं, बायो में पढ़ते नहीं है तो उनको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीजों के बारे में पता होता है। ठीक है, लेकिन अब आपके बुक में दिया है तो चलिए पढ़ लिया जाए। तो जैव अणु क्या क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, वसा हो गए, विटामिन हो गए, न्यूक्लिक अम्ल हो गए, ये सारी चीजें जैव अणु के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब हमको ये करना है कि जैव रसायन क्या है। देखिए आपका जो रसायन विज्ञान है बेटा क्लास 12 का, उसमें रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक है कार्बनिक रसायन जिसमें हम लोग कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं, अकार्बनिक रसायन जिसमें अकार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं, भौतिक रसायन जिसमें हम लोग किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति, उनके गुण अवगुण, कंडीशंस किस कंडीशन में होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। अब जैव रसायन क्या आ गया, तो जैव रसायन जो है ना बेटा रसायन विज्ञान का एक पार्ट है जिसमें हम लोग जैव अणुओं के बारे में पढ़ते हैं। जैव अणु अभी आपने पढ़ा ना, प्रोटीन, वसा, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, ये सारे जैव अणु। तो जैव रसायन क्या हो गया, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। इनकी संरचना क्या है, इनके गुण क्या है, इनके उपयोग क्या है, इनका आपस में किस तरह से अभिक्रिया होता है, ये सारी चीजों के बारे में लोग जहां पर पढ़ते हैं उसे हम लोग जैव रसायन कहते हैं। तो वही बात लिखी गई है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैव अणु की संरचना, उनके रासायनिक संगठन, उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग जैव अणु कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जो जैव अणु है एक एक करके उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जैव अणु जो आता है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में पाया जाता है और ये हमारे शरीर को कहां से मिलता है, भोजन से मिलता है। भोजन कहां से मिलता है, तो पेड़ पौधों से मिलता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहां से मिल रहा है, तो पेड़ पौधों से मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट कहां से मिल रहा है, पेड़ पौधों से। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से जो भोजन हम लोग करते हैं ना, चावल, आलू, आटा, मतलब रोटी, इन सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और यही सारी चीजें जो होती हैं हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होती है। देखिए आप फल रोज खाते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं रोज खाते हैं, अगर आप रोज हमेशा वही खाए ना तो आपकी भूख मिटेगी नहीं, आपको लगेगा कि पेट भरा नहीं है। लेकिन वही आप रोटी, दाल, चावल, सब्जी, ये सारी चीजें खा लेते हैं तो कुछ ना खाइए तभी भी लगता है कि हाँ हमारा पेट भरा हुआ है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर का सबसे मुख्य पार्ट है, सबसे मुख्य भाग है।
आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। रसायन विज्ञान में कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन युक्त पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड तथा कीटोन्स होते हैं। वैसे तो हम समझ गए कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारे शरीर में बहुत ही जरूरी है, कहां से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, भोजन से मिलता है। लेकिन रसायन विज्ञान में इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। रसायन विज्ञान में कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन युक्त पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड कीटोन होते हैं। इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेटा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है 2:1 होता है। इनका सामान्य सूत्र CxH2O होता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं, सुक्रोज इस तरह लिख सकते हैं, स्टार्च इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं? ये शरीर को ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करते हैं। दूसरा, ये शरीर की कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। ये पौधों में कंकाल का निर्माण करते हैं। जो पौधे होते हैं उसमें जो कंकाल्स होते हैं, मतलब उनका जो ढांचा होता है, उनका निर्माण करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण बेटा कई आधार पर किया जाता है, कई आधार है। पहला आधार है भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया। भौतिक गुण के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया बेटा? 2 भागों में। शर्करा, तो शर्करा भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं, जल में विलीन होते हैं। शर्करा क्या होता है बेटा? वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं और जल में विलीन होते हैं, उन्हें हम लोग शर्करा बोलते हैं। और ये क्या क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सारे शर्करा है। ठीक है, उसके बाद है अशर्करा। अशर्करा क्या है बेटा? जो जल में विलीन नहीं होते हैं और स्वाद में मीठे भी नहीं होते हैं। तो जो स्वाद में मीठे ना हो, जल में विलीन ना हो, उसको हम लोग अशर्करा कहते हैं। जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सारे अशर्करा हैं। और ये शर्करा और अशर्करा दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स के 2 भाग हैं। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई आपको? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाएगा। चलिए अब हम लोग जो कुछ और अदर टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना बेटा, ये तो पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट है। अब पढ़ेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हमने 2 के बारे में डिस्कस किया, शर्करा और एक अशर्करा। शर्करा वो होता है जो जल में विलय होता है, स्वाद में मीठा होता है। अशर्करा वो होता है जो जल में विलय नहीं होता है, स्वाद में मीठा नहीं। ठीक है, अब रासायनिक संरचना के आधार पर भी कार्बोहाइड्रेटों को 3 भागों में बांटा गया। रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। अब वो 3 प्रकार कौन है बेटा? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। यानी रासायनिक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा जा रहा है। पहला है मोनोसैकेराइड। अब ये मोनोसैकेराइड क्या है बेटा? देखिए, मोनोसैकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से लेकर 9 तक, और किसी किसी बुक में ना बेटा 2 से लेकर 10 तक दिया हुआ है। ठीक है, किसी किसी में 3 ही रहने दीजिए, बुक के आधार पर किसी बुक में 2 से 10 तक दिया है, किसी बुक में 3 से 9 तक दिया है, तो चलेगा, दोनों में आप कोई भी लिख सकते हो। मोनोसैकेराइड क्या होता है बेटा? मोनोसैकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से 9 तक की होती है। इनका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। इन्हें सरल शर्करा भी कहा जाता है। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उन्हें सरल शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्वाद में मीठे होते हैं और इनका जल अपघटन नहीं होता है, ये जल में विलीय होते हैं। ठीक है, जैसे मोनोसैकेराइड को भी आगे 2 भागों में बांट दिया गया है। पहले तो ये हो गया कि मोनोसैकेराइड सरल शर्करा होते हैं, इनका जो सामान्य सूत्र होता है बेटा वो ये होता है। अब इनके भी 2 आगे भाग बताए जा रहे हैं। पहला है एल्डोस और दूसरा है बेटा कीटोस। एल्डोस वो होता है जिसमें जो क्रियात्मक समूह के रूप में बेटा एल्डिहाइड उत्पन्न मतलब उपस्थित होता है। क्रियात्मक समूह के रूप में उसमें एल्डिहाइड उपस्थित होगा। और कीटोस वो है बेटा जिसमें क्रियात्मक समूह के रूप में कीटोन उपस्थित होता है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एल्डोट्रायोस की, तो जो एल्डोट्रायोस होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है CH2, जगह तो यहाँ पे थोड़ी सी कम पड़ रही है, चलो यहीं पे लिखते हैं
CH2OH, फिर CH, फिर OH और लास्ट में बेटा आ जाएगा CHO। तो देखिए लास्ट में CHO आ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे एल्डोस। जिसके लास्ट में CHO आए, एल्डिहाइड है, वो सारे एल्डोस हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कितने कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 कार्बन हो रहे हैं ना, तो इसको हम लोग एल्डो ट्रायोस कहेंगे। 4 कार्बन हो जाएंगे तो एल्डो टेट्रोस कहेंगे, 5 कार्बन हो जाएंगे तो एल्डो पेंटोस कहेंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे तो एल्डो हेक्सोस कहेंगे। अरे बात समझ में। और कीटोस में क्या होता है बेटा कि जो क्रियात्मक समूह होता है ना, उसमें क्रियात्मक समूह के रूप में कीटोन उत्पन्न होता है, उपस्थित होता है। यहाँ पे एल्डिहाइड होता है और इसमें जो होते हैं कीटोन। जैसे आप देख लीजिए इसका फॉर्मूला कीटो ट्रायोस का, तो कीटो ट्रायोस का फॉर्मूला होता है बेटा, कहाँ लिखा जाए, यहीं पे लिखा जाए, CH2OH, फिर CO, फिर CH2OH। देखिए CH2OH, फिर CH2OH और CO, तो बीच में यहाँ पे CO दिख रहा है ना, तो लास्ट में इसको हम लोग कीटोस कहेंगे। तो जहां पे आपको कीटोन दिखे वो कीटोस हो गया, जहां पे एल्डिहाइड दिखे वो एल्डोस हो गया। तो अगर एल्डिहाइड ही है और उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है तो एल्डोट्रायोस, कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर 4 हो जाए तो एल्डोटेट्रोस, 5 हो जाए तो एल्डो है बेटा एल्डोपेंटोस, कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 हो जाए तो एल्डोहेक्सोस, 7 हो जाए तो एल्डोहेप्टोस। और अगर क्रियात्मक समूह के रूप में उसमें CO उपस्थित है तो उसको हम लोग कीटोस कहेंगे। 3 कार्बन है तो कीटो ट्रायोस, 4 कार्बन है कीटो टेट्रोस, 5 कार्बन है कीटो पेंटोस, 6 कार्बन है कीटो हेक्सोस, 7 कार्बन है कीटो हेप्टोस। इस तरह से इनका नामांकन होता है। तो जो सरल शर्करा है यानी जो मोनोसैकेराइड्स हैं उसके भी 2 पार्ट हो गए, एल्डोस और कीटोस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑलिगोसैकेराइड। अब ये ऑलिगोसैकेराइड क्या होते हैं बेटा, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं, या मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं ऑलिगोसैकेराइड। और ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा, ये 3 प्रकार के होते हैं, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड। ठीक है, डाइसैकेराइड इनका फॉर्मूला ये होता है, जैसे इनका जब हम लोग अपघटन करेंगे ना, जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो इस तरह से 2 ग्लूकोज के अणु मिलेंगे। और जो ट्राइसैकेराइड्स होते हैं बेटा उनका फॉर्मूला ये है, इनको हम लोग जब जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे तो इस तरह से ग्लूकोज के 3 अणु मिलेंगे। और टेट्रासैकेराइड्स जो होता है बेटा उसका फॉर्मूला ये होता है, इसको जब हम जल अपघटन करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ग्लूकोज के 4 अणु मिलते हैं। तो ये है ऑलिगोसैकेराइड, जिसका जल अपघटन करने पर जो है मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं। अगर 2 प्राप्त हो गए तो उसको डाइसैकेराइड, 3 प्राप्त हो गए तो ट्राइसैकेराइड, 4 प्राप्त हो गए तो टेट्रासैकेराइड। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक संरचना के बाद 3 भागों में बांटा गया ना, तो पहला हो गया मोनोसैकेराइड, दूसरा ऑलिगोसैकेराइड और तीसरा जो बेटा पॉलीसैकेराइड। अब ये पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, इनका जल अपघटन करने पर 9 से अधिक मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती हैं। ऑलिगोसैकेराइड में क्या है कि 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त होंगी, लेकिन इसमें 9 से अधिक या 10 से अधिक मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती हैं। जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, और इनका जो फॉर्मूला होता है ना वो ये है C6H10H5N। इनका हम लोगों ने जल अपघटन करवाया तो इस तरह से आपको ग्लूकोज, यानी ये ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड। तो 9 से अधिक, 10 से अधिक अगर मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो कैसा कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, उसके बाद अभी यही कार्बोहाइड्रेट खत्म नहीं हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स को अब अपचायी गुण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। एक है अपचायी शर्करा और एक है अनअपचायी शर्करा। अपचायी शर्करा वो शर्करा होता है जो टालिन अभिकर्मक को, फेलिन विलियन को, इन सारी चीजों को अपचयित कर देता है। और अनअपचायी शर्करा वो होता है जो टालिन अभिकर्मक को, फेलिन विलियन को अपचयित नहीं कर पाता है। ठीक है, और देखिए
अपचायी शर्करा में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। अनअपचायी शर्करा में आता है बेटा पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज, ये सारी चीजें। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को हमने अपचायी शर्करा और अनपचायी शर्करा कहा। अपचायी शर्करा जो टालिन अभिकर्मक को, फेलिंग विलयन को अपचयित करते, अनपचायी शर्करा जो टालिन अभिकर्मक को, फेलिंग विलयन को अपचयित न करता। ठीक है, उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। कोई चीज आपको दिया गया है, कोई विलयन आपको दिया गया है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि यह जो विलयन है वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं? तो इसके लिए हम लोग के पास एक परीक्षा होता है जिसका नाम है मालिस परीक्षण। इस परीक्षण के अनुसार हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो भी विलयन दिया गया है, जो भी सॉल्यूशन दिया गया है, वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो कैसे पता लगाते हैं बेटा? इसके लिए क्या करते हैं ना, एक परख नली ली जाती है। परख नली में जो भी विलयन दिया गया है उसको रख दिया जाता है, डाल दिया जाता है। देखिए हमने यहाँ पे एक परख नली लिया है, इसमें जो सॉल्यूशन हमको दिया गया है उसको हमने डाल दिया है, और उसमें फिर धीरे धीरे इसकी दीवारों से एक एक बूंद करके, मान लीजिए परख नली है, इसमें हमने जो विलयन दिया है जिसकी जांच करनी रख दिया गया, इसकी दीवारों से सटाकर बूंद बूंद करके हम लोग शाम को डालते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं इसमें धीरे धीरे करके। तो जब धीरे धीरे करके इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो विलयन है उसकी परतों के बीच में लाल रंग का छल्ला बन जाता है, रिंग बन जाता है। रिंग फॉर्मेशन टेस्ट इसको बोलते हैं। तो रिंग फॉर्म हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि ये जो भी विलयन दिया गया है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अगर रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है, छल्ले का निर्माण नहीं होता है, तो हम समझ जाते हैं कि जो विलयन हमको दिया गया है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, तो ये रिंग फॉर्मेशन हो जाता है। रिंग का कलर क्या होता है, लाल रंग का होता है। कुछ समय बाद ये जो रिंग होते हैं ना, छल्ले होते हैं, ये बैगनी रंग के होने लगते हैं। इससे पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि जो भी सॉल्यूशन, जो भी विलयन दिया गया है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने का सबसे सरल तरीका है, आसान तरीका है और सबसे सटीक भी है। ये कभी गलत नहीं होता है। अगर रिंग फॉर्म हो गया तो वो कार्बोहाइड्रेट ही है, रिंग फॉर्मेशन नहीं हुआ तो कार्बोहाइड्रेट नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गए। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से हैं, फिर मालिस परीक्षण क्या है, मालिस परीक्षण कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको। अब आगे तो ये यहाँ पर जो आपका बेटा है ना, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है जैव अणु का सबसे प्रमुख पार्ट होता है, सबसे प्रमुख भाग होता है। इसके बाद जैसे विटामिन है, एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, वसा है, फिर इम्यूनो अम्ल है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग पढ़ लिए। कार्बोहाइड्रेट्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे हर साल सवाल आते हैं, इसलिए इसके बाद हम लोग अब ग्लूकोज ही पढ़ेंगे, लेकिन वो आज नहीं कल। आज के वीडियो में बस इतना है, और वीडियो के लास्ट में मैं यही कहूंगी कि जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड किए जाए उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।